कहाँ हो? हाँ हाँ, बस निकल रही हूँ। अब निकलोगी? मुझे निकले हुए 2 घंटे हो गए। अरे मैं टाइम पे पहुँच जाऊंगी। अरे सुनो, वो लैपटॉप में मैं अभी फंक्शन देख रहा था जो 25 साल होने के उपलक्ष्य में हो रहा है ना, तुम देखोगी तो। गौरव गौरव गौरव, ये बात मैं तुम्हारे मुंह से 20 बार सुन चुकी हूँ। अब तो मुझे समारोह के बारे में नहीं बल्कि पूरी संस्थान के बारे में जानना है। अरे जानना नहीं है, देखना भी है और समझना भी है। हाँ हाँ बाबा, तभी तो आ रही हूँ। अरे जल्दी निकलो घर से, अभी तो आराम ही कर रही होंगी। जी नहीं, मैं कार में बैठ चुकी हूँ और देखना तुमसे पहले पहुँच जाऊंगी। देखता हूँ कौन सबसे पहले पहुँचता है। चलो रखता हूँ। देख लेना। गर्व तुम करोगे जैन धर्म पर, जब सुनाऊंगा मैं दास्तां। भाई समस्या तो बहुत ही गंभीर है। लो आए ज्ञानचंद जी। अरे कोई उपाय चंद हो तो बता दो महाराज। अरे मुझे ज्यादा दे दो बस, तुम लोग कम ले लो। हैं, ऐसे कैसे कम ले लो हैं? होगा वैसे ही जैसे पिताजी बोल करके गए हैं। तो ठीक है, पेन को तोड़ दो, आधा आधा कर लो। अरे यार ऐसी कैसी बातें कर रहे हो यार? ये कोई बात थोड़ी ना होती है। यार क्या बात हो गई? सब इतने सीरियस क्यों हैं? अरे भाई वो देखो, मेरे पास 17 पेन है जो मेरे तीनों लड़कों में बराबर बांटने हैं। बड़े लड़के को 17 में से आधे पेन मिले, उससे छोटे को 17 पेन का तीसरा हिस्सा मिले, सबसे छोटे को 17 पेन का 9वां हिस्सा मिले। मगर शर्त यह है कि पेन साबुत रहने चाहिए, कोई भी पेन टूटना नहीं चाहिए। अब बताओ 17 पेन के आधे कैसे करें? अरे भाई तो मैं कह रहा हूँ, समस्या तो गंभीर है महाराज मैं यही तो कह रहा हूँ कि 9 मुझे दे दो, 4 तुम ले लो। भाई ऐसे नहीं होगा, जैसा पिताजी ने बोला वैसे ही होगा, वैसे ही होगा जैसे पिताजी ने बोला है। अरे वाह, तो क्या एक का आधा आधा करेंगे? अरे तो पेन को तोड़ दो, आधा आधा कर लो, बोला तुम ले लो, रिफिल मुझे दे दो। तू बड़ा समझदार है यार, बोला मुझे दे दे, खुद रख लेना। अबे तमीज से बात कर। ऐसे कैसे भाई? अबे ज्यादा ऐसे मत कैसे बोल। बोल रहा है यार? अरे यार ऐसे कैसे बात अरे, कर रहा है? भाई साहब, बोला ले लो यार, कोई बात हुई क्या यार? इस समस्या का समाधान बहुत सीधा सा है। ये 15, ये 16 और ये हो गए 17। अब करो इसे आधा आधा कैसे करते हो? देखो मैंने कहा ना, मैं ये समस्या अभी दूर कर देता हूँ। ये मेरा एक पेन इसमें रखता हूँ। आपके पिताजी ने 17 पेन दिए। पोस्टर में आपने कहा कि सबसे बड़े को आधा हिस्सा मिलना चाहिए। 17 पेन आपके, एक मेरा। 18 पेन का आधा हिस्सा कितना हुआ? 9। ये लीजिए, ये 9 पेन आपके। लो भाई। बीच वाले भैया आप जी। आपको पिताजी ने आपके लिए कहा कि 30। जितने पेन हैं उसका तीसरा हिस्सा। उसका तीसरा हिस्सा आपका। तीसरा हिस्सा कितना हुआ? 6। ये लीजिए 6 आपके। और भैया आपके लिए पिताजी ने कहा कि भाई 9वां हिस्सा देना है, तो 18 का 9वां हिस्सा कितना हुआ? 2। ये 2 पेन आपके लो। ले धर ले। और ये तो मेरा ही था ना, तो मैं रख लेता हूँ। हाँ, वाह क्या बात है भाई। चलता हूँ, जय जिनेंद्र। नमस्कार। हेलो भैया, आपने तो मामला एकदम से निपटा दिया, कमाल है। देखिए, जब तक किसी समस्या में अपने आप को नहीं रखा जाए ना, तब तक समाधान नहीं मिलता। मेरा मतलब है, समस्या बाहर से दिखती है, जब उसके भीतर प्रवेश किया जाता है ना, तो समाधान अपने आप मिल जाता है। वाह क्या बात कही है। वैसे आपको यहाँ कभी देखा नहीं मैंने। मैं यहाँ प्रवास पर आया हुआ हूँ, दूसरे शहर से। प्रवास पर? हाँ, समाज में लोग हमें आमंत्रित करते हैं, हम जैसे श्रावकों को। शायद उन्हें प्रेरणा मिलती है, आगम का ज्ञान मिलता है। मैं तो नहीं कहता, लेकिन लोग कहते हैं उन्हें संतुष्टि मिलती है। भैया कप चाय देना। आप चाय पियेंगे? नहीं, मैं व्यसनों से दूर रहता हूँ। व्यसन? हाँ, चाय, कॉफी, बीड़ी, सिगरेट, अल्कोहल, ये सब व्यसन ही तो हैं। कैसे? जो आदत छुड़ाए न छूटे वो व्यसन ही होती है। चलता हूँ, जय जिनेंद्र। अरे सुनिए तो। जी बंधु। आपने अपने संस्थान का नाम नहीं बताया अभी तक। हमारे संस्थान का नाम है श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान। आपका कभी जयपुर आना हो तो आप सांगानेर में हमारे संस्थान में जरूर पधारिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा।
ठीक, चलता हूँ। जय जिनेंद्र। चाय, कॉफी, बीड़ी, सिगरेट, अल्कोहल, ये सब व्यसन ही तो हैं। आगे भैया। कितना हो गया? पूरे 10 मिनट लेट हो तुम। मैडम, आप कार से आई और मैं बस से, और बस वाले हमेशा कार वालों से लेट ही होते हैं। यहाँ क्यों लाए हो मुझे? किसी रेस्टोरेंट में ले जाते। कोई और जगह नहीं मिली तुम्हें? यहाँ तो कमल ही कमल है। कहाँ? अरे बुद्धू, वहाँ क्यों देख रही हो? वहाँ देखो। ये देखो, नाम है अपनी फिल्म का। ये सिर्फ इमारत नहीं है सारिका, ये श्रवण संस्कृति को बचाए रखने और बनाए रखने की कवायद है। जोश है, जज्बा है, जुनून है और जरूरत भी है। बैठो। ये लो, कॉफी पियो। जोश और जुनून तो समझ आता है गौरव, पर ये जरूरत भी है। ये बात कुछ गले से नहीं उतरी। क्यों जरूरत है इसकी गौरव? देखो, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, पता है ना तुम्हें? श्रवण संस्कृति संस्थान एक दुश्मन के द्वारा दी हुई एक शिक्षा थी, जिन्होंने एक ऐसा संस्थान भी, एक ऐसी संस्था भी आपके भारत में, जयपुर में है, जो श्रवण संस्कृति विरोधी है, जो मुनियों के प्रति द्वेष भाव रखती है, वर्तमान में मुनियों के प्रति घृणा भाव रखती है। यहाँ तक कि वह, यदि उनके स्थान पर किसी मुनिराज का फोटो आ जाए तो वह उसको फाड़ करके पैरों से कुचलवा देते हैं, जैसे शुभम चक्रवर्ती से देव ने नमोकार मंत्र कुचलवाया था। एक किताब के अंदर मुनिराज की फोटो थी, वह उस स्मारक में पढ़ाई जा रही थी। पढ़ाने के बाद उन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, फोटो को फाड़ दिया गया। फाड़ने के बाद उसके साथ अनादर व्यवहार किया। वो बच्चा मेरे पास आया, वो किताबें मेरे पास लेके आया। जब मैंने यह सब देखा, पढ़ा, तो मेरा हृदय दहल गया कि इतना दुर्व्यवहार। अरे वे जो मुनि विरोधी होते हैं, वे कम से कम मुनिराज के साथ भी दुर्व्यवहार करते हैं, इन्होंने तो फोटो के साथ भी दुर्व्यवहार कर दिया। इस तरह सबके सामने खुलेआम मुनि धर्म की निंदा। जब ऐसे विचार मन मस्तिष्क में जा रहे थे सारिका, तो बताओ फिर समाज को सच्चा धर्म कैसे दिखाई देता? लोग मुनिश्री के अपमान को और एकांतवाद को ही धर्म समझने लग गए थे। तो ये थी जरूरत। मतलब तुम समझ गई? जी हाँ। क्या समझी, जरा बताना।
युगों युगों तक मुनि धर्म की पालना हो, श्रमण संस्कृति की रक्षा और प्रसार हो, और ये शिक्षा निरंतर सबको मिलती रहे, यही इस संस्थान की इमारत का उद्देश्य है। अरे वाह, तुम तो सच में समझ गई। हाँ, इतनी भी फूल नहीं हूँ ना मैं। देखो उस बच्चे को देखो, ये इमारत अपने परिसर में ऐसे बच्चों को बुलाती है और उन्हें शिक्षा, विद्वता और ज्ञान का भंडार देकर समाज में भेजती है। जानती हो सारिका, मैं जब भी इस इमारत को देखता हूं ना, तो मुझे एक अद्भुत अनुभूति होती है। जब जज्बा, जुनून, जरूरत और कोशिश मिल जाती है ना, तब ऐसी इमारतें बनती है। अरे वाह गौरव, तुम तो इन सब के बारे में बहुत कुछ जानते हो, मुझे भी कुछ बताओ ना। गौरव बताओ ना, कहाँ जा रहे हो? गौरव प्लीज बता दो। गौरव, गौरव बताओ ना। मेरे जुबान से तुम्हें आनंद नहीं आएगा सारिका। तो क्या, इस इमारत से पूछो, ये बताएगी तुम्हें अपनी कहानी। ये इमारत? हाँ। तो तुम्हारा मतलब ये है कि अगर मैं संस्थान से पूछूंगी कि हे श्रमण संस्कृति संस्थान, मुझे अपनी कहानी सुनाओ, तो ये सुना देगा? हाँ। तुम ना पूरे बुद्धू हो। अरे एक बार कहो तो सही। अच्छा, देखते हैं। हे श्रमण संस्कृति संस्थान, मुझे अपनी कहानी सुनाओ। हे श्रमण संस्कृति संस्थान। अवश्य, मैं सुनाऊंगा तुम्हें अपनी कहानी, मैं सुनाऊंगा तुम्हें अपनी दास्तान। गर्व तुम करोगे जैन धर्म पर, जब सुनाऊंगा मैं दास्तान। गर्व तुम करोगे जैन धर्म पर, जब सुनाऊंगा मैं दास्तान। संस्कृति बचाने, शास्त्रों का सच बताने, विद्या वचन निभाने, ज्ञान सुधा पाने, खड़ा है शान से श्रमण संस्कृति संस्थान। गर्व तुम करोगे जैन धर्म पर, जब सुनाऊंगा मैं दास्तान। गौरव ने सही कहा, मैं सिर्फ इमारती तो नहीं हूं, इमारतें तो ईंट, पत्थर, सीमेंट और कंक्रीट से बन जाती हैं, पर मैं बना हूं सपनों से, मैं बना हूं जज्बातों से, मैं बना हूं संकल्पों से, मैं बना हूं एक मिशन से। अभी संस्थान के सभी लोग मेरा 25वां वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं, रजत जयंती समारोह। कितनी तालियां मिलती हैं मुझे। उन तालियों के वक्त मुझे याद आता है कि इन तालियों के पीछे कितनी मेहनत, कितना संकल्प, कितना पसीना और कितना तप लगा हुआ था। उन्हीं दिनों आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य मुनि पुंगव संत सुधा सागर जी महाराज भट्टारक जी की नसिया में सत्संग विराजमान थे। वो दो विद्यार्थी तो मुनिश्री को अपनी बात कहकर चले गए। जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी, उनका मन द्रवित हो गया, वो बेचैन हो उठे। मुनि धर्म को बचाने और श्रमण संस्कृति की रक्षा के लिए अब उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा, ऐसा ख्याल उनके मन में आने लगा। और हुआ भी ऐसा ही। उन्होंने मन ही मन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को याद किया और प्रातःकाल के अपने प्रवचन में कहा, फोटो के साथ व्यवहार करना सबसे बड़ा कसाई माना जाता है, सामने फाइटिंग करने वाला उतना नहीं। तब मेरे मन में भाव आया, उस दिन मैं रात भर सोया नहीं, पूरी रात ध्यान में बैठा रहा कि आज जिस स्थान पर मैं चतुर्मास कर रहा हूं, वह स्थान इतना निकृष्ट भी है। बस रात भर जो मैं जागा और रात भर जागने की जो ध्यान में रहा, तो जागने की गर्मी, ध्यान की गर्मी, और जब मुझे गर्मी चढ़ी और वो प्रवचन में जब गर्मी उतरी, तो समर संस्कृत संस्थान प्रकट हो गया। और फिर मुनिश्री के आशीर्वचनों और उनकी अनुमति के बाद इस श्रमण संस्कृति संस्थान यानी कि मेरी नींव पड़ी।
और जानते हैं इस नींव के पत्थर कौन थे? मेरे प्रणेता पूज्य मुनि महाराज के आशीर्वचन, मेरा सपना देखने वाले, मेरे उद्भव का ख्वाब देखने वाले श्री शीतल जी, और मेरे आधार स्तंभ, मुझे संभालने वाले श्री बैनाड़ा जी, श्री राणा जी और श्री गोधा जी। हा, कितने आनंद की बात है कि श्रमण संस्कृति को बचाने के लिए और मुनिव्रत धर्म को मानने और जानने वाले विद्वानों को तैयार करने के लिए एक संस्थान बनने जा रहा है। पर उसके निर्माण के लिए जमीन की जरूरत तो पड़ेगी। तो श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र मंदिर संघी जी सांगानेर के अधीनस्थ नसिया जी के पास की भूमि इस महान कार्य के लिए उत्तम रहेगी। श्री धन कुमार जी पांड्या, श्री निर्मल कुमार जी कासलीवाल एवं तत्कालीन प्रबंधकारिणी समिति को पूज्य मुनिश्री ने आशीर्वाद प्रदान किया तथा मेरा चयन इस कार्य के लिए किया गया। तो हे युगों युगों तक मुनि धर्म की पालना, श्रमण संस्कृति की रक्षा का सपना देखने वालों, मुझ तक आओ और मेरे ऊपर अपने महान और पुनीत संस्थान का निर्माण करो। और फिर इन लोगों के प्रयास से मेरे निर्माण के लिए मुझे जमीन मिल गई, जमीन जिसमें मैं बना, और बनकर ऐसा हुआ। किसी भी इतिहास को बनने में बहुत सी तकलीफें, दर्द और कष्ट झेलने ही पड़ते हैं। तो मुझे बनाने में भी बहुत लोगों ने कष्ट और तकलीफें झेली, पर वो बात 25 साल पुरानी हो गई। और सज्जन लोग कहते हैं कि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधी ले। तो मैं उन तकलीफों और परेशानियों की बात क्यों करूं? मैं वो बात करूंगा जो यहां आने वाला हर बच्चा जानता है। वो जानता है कि वो मुझ तक क्यों आया है और मेरा उद्देश्य क्या है। मैं बड़े होकर आगम के अनुसार विद्वान बनूंगा। मैं जिन धर्म का प्रसार करूंगा, और मैं जब यहाँ से निकलूंगा तो मुनि धर्म का प्रसार करूंगा और अनेकांतवाद की धारा को आगे बढ़ाऊंगा। आप सोच रहे होंगे ये बच्चे योगा और प्राणायाम क्यों कर रहे हैं? ये सब मेरे प्रांगण में रहने वाले छात्रों की दिनचर्या है। चलिए, और आगे की बात करने से पहले मैं आपको अपनी एक दिन की दिनचर्या दिखाता हूं। आपको भी तो पता चले कि मेरे परिसर में पलने वाले, रहने वाले और पढ़ने वाले छात्र क्या करते हैं और कैसे रहते हैं। सुन रहे हैं आप? और आप मैडम मेरी कहानी सुन रही है ना? हाँ, मुझे तुम्हारी आवाज आ रही है। इन झरोकों से, इन खिड़कियों से, दीवारों से, सब जगह से। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि संस्थान यानी मेरी दिनचर्या क्या है। देखिए, मेरे यहां सुबह ऐसे होती है। ये जो स्वर आप सुन रहे हैं, ये प्रार्थना का स्वर है। मेरे आंगन में सभी छात्र सुबह प्रार्थना करते हैं। श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान के छात्रों को संस्कारित करने के लिए हमने यहाँ की दैनिक चर्या निर्धारित की है। संस्थान के छात्र प्रातः 5 बजे प्रेयर के लिए तैयार हो जाते हैं। उस प्रेयर में हम अनादि मंत्र, नमोकार मंत्र और इसके बाद जो स्तोत्र वगैरह हैं वो भी हम प्रेयर में करवाते हैं। प्रेयर करने के उपरांत छात्र अपने स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के फिर कुछ योगा भी करते हैं। आज का जैसा समय है, स्वास्थ्य के लिए योगा अपेक्षित है, तो हमने कुछ छात्रों को इसमें ट्रेंड कर रखा है और वो योगा भी कराते हैं और योगा का प्रशिक्षण भी देते हैं, जिससे छात्र अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं। फिर इसके पश्चात छात्र तैयार होकर के मंदिर आते हैं। वो मंदिर में अभिषेक करते हैं। अभिषेक के साथ शांति धारा, जैसा पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी ने बताया है, तदनुसार शांति धारा होती है। फिर इसके बाद जो है शांति धारा के बाद पूजन होती है। पूजन के पश्चात जो है
पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से छात्र सब क्रम से अपने कार्य को करते हैं। वस्तुतः ये जो पूजन है पूरे दिन भर की दैनिक चर्या का अंग है, और छात्र जब पूजन कर लेते हैं तब इसके पश्चात छात्रों को हम जो छात्रावास में शुद्ध अल्पाहार बनता है उसको हम अल्पाहार के रूप में। बस रुकिए जनाब, आगे की बात मैं बताऊंगा। जैसा कि अभी वो सज्जन बता रहे थे कि इसके बाद की दिनचर्या में अल्पाहार का समय आता है, तो ये है अल्पाहार करने की जगह। कितनी व्यवस्थित और साफ है ना? ये जो आप देख रहे हैं, ये भोजन कराने के लिए बैठने की व्यवस्था की जा रही है। बच्चे आएंगे और अपनी अपनी जगह बैठेंगे और फिर मंत्रोच्चार के बाद अपना अपना अल्पाहार करेंगे। ये यहां खाना बनता है, ये यहां सामान रखा जाता है। ये यहां देखिए, देख रहे हैं ना? अल्पाहार में, भोजन में मर्यादा का, शुद्धता का पूरा ख्याल रखा जाता है। यहां भोजन मर्यादित होता है, इसीलिए कुछ भी बाहर से नहीं आता। सब कुछ यहीं शुद्ध, ताजा और हेल्दी। दूध, आटा, दाल, चावल और भी सभी कुछ। वो लीजिए, बच्चे भी आ गए। अल्पाहार का नाम सुन के तो मुझे भी भूख लग गई गौरव। मुझे पता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा भूख लगती है। लो खाओ। इससे क्या होगा? अरे ये तो खाओ पहले, जब बच्चे भोजन करेंगे तो तुम भी खा लेना। अभी तो अल्पाहार हुआ है, अब भोजन कैसे होगा? अरे बुद्धू, अल्पाहार और भोजन के बीच प्रातःकालीन कक्षाएं भी तो होती है। क्यों संस्थान? जी हाँ, अल्पाहार के बाद बच्चों की प्रातःकालीन 2 कक्षाएं लगती हैं। आओ क्लास में चलते हैं। सारिका जी, अपनी भूख को थोड़ा कंट्रोल कीजिए और कक्षा में चलिए। देखिए तो मेरे परिसर में पढ़ने वाले बच्चे किस तरह से शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये काम जरा मुश्किल है। कौन सा? कक्षा में जाने का? तुम्हारी भूख को कंट्रोल करने का। आइए आइए, बच्चे क्लास में जाने लगे। देखिए। सर्वेभ्यो जय जिनेन्द्रः। धात्रंसः इत्यस्य विग्रहवाक्यं किं भविष्यति? धात्री अंशाः। एक कर्मरूपी पर्वत को कैसे भेदते हैं? कर्मरूपी पर्वतों को भेदने से तात्पर्य है, ये जो कर्म है ये पर्वतों की तरह मजबूत और विशाल हैं। कर्मरूपी पर्वतों को भेदने से तात्पर्य वो अपनी साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से आत्मा के परिणामों की विशुद्धि बनाते हैं। अधोलोक का वर्णन हमने पढ़ लिया। अब आगे मध्यलोक का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। तो उत्तर दिया आचार्यों ने, पहले पद्म नाम के तालाब से 3 नदियां निकलेंगी। श्री दिगंबर जैन समस्त संस्कृति संस्थान में गुणवत्तापूर्ण अध्ययन के लिए यहाँ पर हम लोग नई टेक्नोलॉजी के साथ में अध्ययन करा रहे हैं। उदाहरण के लिए जैन दर्शन में लोक, स्वर्ग, नर्क, द्वीप समुद्रों के बारे में क्या वर्णन किया गया है, जैन शास्त्रों में क्या कहा गया है, इस सब का हम प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को बताते हैं। और साथ में यहाँ पे इन सभी के चित्र संस्थान में मौजूद हैं। हमारा प्रयास रहता है कि हम बच्चों को विभिन्न विषयों पे एक्सपर्ट्स बुला के उनके द्वारा अध्ययन कराएं और ऐसे विद्वानों से अध्ययन कराएं ताकि उनके जो बेसिक मूल्य हैं, संस्कार हैं, वो दृढ़ हों। इसके साथ में कंप्यूटर की शिक्षा भी यहाँ बच्चों को देते हैं और समय समय पर विभिन्न विषयों के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुला करके हम यहाँ पे बच्चों को लेक्चर करवाते हैं ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों और अपने अपने क्षेत्र में जो पहुँची हुई बड़ी हस्तियाँ हैं वो भी यहाँ पे समय समय पे आके बच्चों को उद्बोधन देती है ताकि बच्चों को का सर्वांगीण विकास हो, बच्चे अच्छी शिक्षा ले सकें और एक अच्छे श्रावक के रूप में, एक अच्छे विद्वान के रूप में उनका संस्कार, उनका डेवलपमेंट हो सके। अरे इतनी भूख लगी है क्या? और क्या, तुम्हें पता है ना मैं कुछ भी सहन कर सकती हूँ पर भूख नहीं। अभी बच्चों की कक्षाएं खत्म होने वाली है, उसके बाद बच्चे जाएंगे भोजनशाला में भोजन करने। तो हम भी चले? ये लीजिए दीदी, ये फल खा लीजिए।
आप बड़े यत्न से फल तोड़ रही थी ना। फल तोड़ना अच्छी बात नहीं होती, ऐसा करने से पेड़ों को तकलीफ होती है, इसलिए मैं आपके लिए ले आया। अरे वाह, आपको भूख लगी होगी ना। देखा इसे कितनी चिंता है मेरी। दूसरों की भूख मिटाना अच्छा काम होता है ना दीदी। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्लास क्यों नहीं गए? वो मेरा नया एडमिशन हुआ है, वैसे तो मैं क्लास ही में था, अब भोजनशाला जाऊंगा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे वाह, ये तो यहाँ प्रवेश करते ही संस्कारवान बन गया। मुझे संस्थान के बारे में जानकर बहुत अच्छा लग रहा है गौरव। मुझे भी अच्छा लगा था सारिका। और देखो आज संस्थान से कितने बच्चे विद्वान बनने के लिए जा रहे हैं। अरे मुझे नहीं, वहां नीचे देखो। अरे ये क्या? ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं? ये पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ने? पर पढ़ तो ये यहाँ भी रहे थे। मेरे संस्थान में ये छात्र रहते हैं, ये पढ़ते भी हैं, पर यहाँ जो ये पढ़ते हैं उससे इनका चरित्र निर्माण होता है। इन्हें प्रार्थना, अभिषेक, योगा, व्यायाम, पूजन का प्रशिक्षण मिलता है। परंतु महाविद्यालय की पढ़ाई करने के लिए ये सब महाविद्यालय जाते हैं। महाविद्यालय यहीं पास में ही है, देखेंगे आप? जी चलिए। ये वो महाविद्यालय सारिका। अच्छा। प्रातःकाल भोजन के पश्चात बच्चे यहाँ 3 बजे तक अध्ययन करते हैं। हाँ जानती हूँ, वहाँ संस्थान में अपने निर्माण की शिक्षा प्राप्त करते हैं और यहाँ अपने निर्वाह की, यानी कि एकेडमिक नॉलेज में पारंगत होते हैं। लो आओ, किसी से पूछते हैं कि यहाँ की पढ़ाई में और संस्थान की पढ़ाई में क्या फर्क है। श्रमण संस्कृति संस्थान एवं संस्कृत कॉलेज जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, दोनों ही जगह से मैं जुड़ा हुआ हूँ। कॉलेज में रहकर छात्र जहाँ लौकिक शिक्षा ग्रहण करते हैं एवं सरकारी नौकरी पाने के लिए पात्रता ग्रहण करके अपने जीविकोपार्जन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, वहीं संस्थान में रहकर छात्र पारलौकिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। धर्म की प्रभावना के साथ साथ आत्मकल्याण, ज्ञानार्जन एवं संस्कार की डिग्री प्राप्त करते हैं। इस तरह से दोनों ही संस्थानों में पढ़कर छात्र अपने आप को निखार कर योग्य विद्वान बनते हैं और देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी जैन धर्म की प्रभावना को बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। मोमबत्ती कैसे अंधकार दूर कर देती है ना? पूरा अंधकार तो नहीं, पर हाँ कुछ दूर का अंधकार तो दूर कर ही देती है। क्यों पूछा? अभी भी संस्थान ने मुझे कहा है कि जब इस संस्थान के बनाने की बात की गई थी तब भी ये ऐसे ही थोड़ा थोड़ा प्रकाश फैला था और थोड़ा थोड़ा अंधकार दूर हुआ था। नमस्ते गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से धन की व्यवस्था तो हो रही है। अब रही बात धर्म पढ़ाने की, तो उसके लिए हम आपके समक्ष हाथ जोड़कर संकल्प लेते हैं कि श्रमण संस्कृति संस्थान में हम आजीवन जैसा आप निर्देशित करेंगे वैसा ही निःशुल्क कार्य करते रहेंगे। नमोस्तु गुरुवर, आचार्य श्री ने आज्ञा दे दी है और कहा है कि इस उम्र में इससे बेहतर काम और क्या होगा। सुबह से शाम तक मैं बच्चों को धर्म पढ़ाऊंगा और बाकी का दिन मेरा शुभ उपयोग में व्यतीत होगा। तो महाराज जी, मैं जयपुर आने के लिए तैयार हूं। निर्माण कार्य को गति देने के लिए संस्थान को इनका भी साथ मिला, जिससे संस्थान की पहली मंजिल का निर्माण हुआ और फिर संस्थान अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। संस्थान के कुछ अति महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए संस्थान को इनका भी सानिध्य मिला, जिससे
आज ये संस्थान सुचारू रूप से चल रहा है। लो, प्रकाश फैल गया। और प्रकाश इतना फैल गया सारिका कि आज इसे 25 वर्ष हो गए। अरे गेंद? अरे भाई, आगे की कहानी सुनोगे कि नहीं सुनोगे? बच्चे खेल रहे हैं, उनके खेलने का टाइम है। देखो तो, यह संस्थान के बच्चों के खेलकूद या आराम करने का समय है। पर आराम कौन करता है? इन्हें तो मेहनत करनी है, खेल कूद कर अपना शरीर बनाना है। इसीलिए ये खेलते हैं, और खेल जो है वो जीतना भी तो सिखाता है। पर जो हार जाता है उसे कोई अकेला नहीं छोड़ता, उसे सब साथ लेकर चलते हैं। संस्कार सीखे हुए बच्चे संस्कार कहीं भी नहीं छोड़ते हैं। गौरव, इस बच्चे को देख के याद आया कि हमने इस संस्थान के एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में तो पूछा ही नहीं। सारिका, तुमने पहली बार अच्छी बात कही है। अच्छा? वरना हमेशा खाने की बात करती रहती हो तुम। अरे हाँ, आज शाम का खाना तो मिलेगा ना? फिर से? तुम ना मुझे यूं ही समझते हो। मैंने इस संस्थान के एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में जान लिया है। कैसे? उनका इंटरव्यू लेके। उनका? श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु संस्थान में जो विद्वान तैयार किए जाते हैं, उनके चयन की प्रक्रिया पृथक रूप से की जाती है। उन बच्चों को विभिन्न राज्यों में 3 शिविर लगाए जाते हैं, और उन शिविरों में 3 दिन तक धार्मिक शिक्षण की परीक्षा की जाती है, और उसके पश्चात 10th क्लास की मार्किंग और धार्मिक शिक्षण शिविर में लिए गए प्रशिक्षण में जो मार्किंग की जाती है, एवं उस बच्चे की धार्मिक अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए उनका चयन किया जाता है। श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान में नवप्रविष्ट छात्र 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करके यहाँ भर्ती होते हैं, तथा यहाँ पर सर्वप्रथम उन्हें 10+2 अर्थात +2 का कोर्स पढ़ाया जाता है। महाविद्यालय स्तर पर वहाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वे वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के 2 वर्ष के कोर्स को पूर्ण करते हैं। प्रारंभ के 2 वर्षों में प्रत्येक विद्यार्थी को ष्टोपदेश, द्रव्य संग्रह और रत्नकरंद श्रावकाचार, इन 3 ग्रंथों को पूरा अध्ययन कराकर कंठस्थ याद करा दिया जाता है। 2 वर्ष के अध्ययन के उपरांत विद्यार्थी कॉलेज शिक्षा में प्रविष्ट होता है, जहाँ पर वह जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी के द्वारा संबद्ध दिगंबर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय की शास्त्री प्रथम वर्ष में विद्यार्थी प्रवेश लेता है। इस प्रकार हमारे यहाँ के विद्यार्थी को वह शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत पूरे भारत में BA के समतुल्य जो है मान्यता उसे प्राप्त की हुई है। हमारी ऐसी मान्यता है कि जैन दर्शन में भी यदि प्रकांडता प्राप्त करनी है तो विद्यार्थी को अन्य दर्शनों का अध्ययन करना भी आवश्यक है और अन्य विद्याओं का अध्ययन भी आवश्यक है। यदि वह अन्य विद्याओं का तथा अन्य दर्शनों का पारंगत यदि वह होगा तो अपने जैन दर्शन की प्रतिष्ठा को अन्य समाज के मध्य, अन्य विद्वानों के मध्य अच्छे प्रकार से प्रस्तुत कर सकेगा और जैन दर्शन के हार्द को अच्छे प्रकार से समझ सकेगा। आप सोच रहे होंगे कि ये पढ़ते हुए बच्चे अचानक कहां गायब हो गए। ये कहीं गायब नहीं हुए जना, ये यही हैं, पढ़ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं और अपने उज्जवल भविष्य बनाने वाले और निर्ग्रंथ दिगंबर पोषक मुनियों में आस्था रखने वाले श्रावक बन रहे हैं। परंतु आप स्वयं सोचें, अगर यह संस्थान बन जाता और यहां छात्र ही नहीं आते तो, ये कमरे ऐसे ही खाली रहते तो, छात्रों के पास पढ़ाई के लिए देने को फीस नहीं होती तो, उनके पास छात्रावास में रहने के लिए देने वाला शुल्क नहीं होता तो। मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एक हाथ ऐसा था जिसने संस्थान का यह भार सहज ही उठा लिया। उस हाथ के लिए बजने वाली तालियां मुझे आज भी बहुत कम लगती है। उस हाथ ने संस्थान की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाया और उनके दिल ने कहा, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद
और परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के सानिध्य में शिलान्यास का कार्य संपन्न हुआ। इस संस्थान के निर्माण कार्य के लिए पूज्य गुरुदेव के समक्ष ये संस्थान को समर्पित हैं। ये संस्थान के निर्माण कार्य में सहयोग करते रहेंगे और प्रयासरत रहेंगे कि संस्थान के समस्त छात्रों को निरंतर उनका शिक्षण शुल्क प्राप्त होता रहे। और उनके उसी संकल्प से आज संस्थान के ये कक्षा के कमरे भरे रहते हैं, भरते ही जा रहे हैं, जिनसे प्रवेश करने के पश्चात कोई फीस नहीं ली जाती और उन्हें लौकिक और धार्मिक शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। ये बालक यहां पढ़ते हैं, शिक्षित होते हैं और सच्चे श्रावक बनकर इस संस्थान का उद्देश्य पूरा करते हैं। आज से 25 वर्ष पूर्व परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 श्री सुधासागर जी महाराज की प्रेरणा से इस ज्ञान के दीपक का उद्भव हुआ, जो संपूर्ण जैन समाज की एक अमूल्य धरोहर है। पूज्य मुनिश्री की प्रेरणा को साकार रूप प्रदान कर संस्थान को सजाने व संवारने का कार्य निवर्तमान अधिष्ठाता स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बहनाड़ा एवं संस्थान के निदेशक डॉक्टर शीतल चंद जी जैन ने किया। मैं अपने आप को धन्य मानता हूं और अभाग्य समझता हूं कि पूज्य मुनिश्री के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से मुझे भी संस्थान की नींव के समय इस ज्ञान पुंज से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज ये संस्थान एक विशाल वृक्ष बन गया है, जिसकी शाखाओं से ऐसे श्रावक विद्वान पंडित बनकर निकले हैं और निकलते रहेंगे, जो युगों युगों तक जैन धर्म, मुनि धर्म एवं अनेकांतवाद की धारा को विश्व के कोने कोने से में फैलाते रहेंगे। मेरी संपूर्ण सद्भावना इस संस्थान की श्रेष्ठता के प्रति एवं मुनिश्री की भावना के प्रति है और सदैव रहेगी। सारिका, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम डायरी में लिख क्या रही हो? मैं नींव की ईंटों के नाम लिख रही हूँ। क्या मतलब? अरे जो लोग इस संस्थान को बनाने में उनकी नींव थे, उनमें और भी तो लोग थे। अच्छा जी। कौन कौन? ये देखो, ऋषभ जी जैन, अरे 15-20 हजार से क्या अकाउंट खुलेगा भाई? संस्थान का अकाउंट खोलना है, हम सबके सपनों के संस्थान का अकाउंट। इसके लिए राशि बड़ी होनी चाहिए। फिक्र नहीं, 1 लाख रुपए की राशि की व्यवस्था कर ली गई है और अकाउंट खुल रहा है। यह 25 साल पहले के संस्थान के मानद मंत्री, जिन्होंने जगह जगह जाकर संस्थान के लिए लोगों के मुंह से ऊंच नीच वाली बातें सुनकर भी अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा और संस्थान के लिए निरंतर सहयोग करते रहे। कमाल है ना, इन सब लोगों के जुनून, जज्बे और प्रयास से इतना बड़ा संस्थान खड़ा हो गया। अरे जनाब, उस वक्त और भी लोग थे। मुझे पता है, बस मैं ये देख रहा था कि तुमने कितना रिसर्च किया है। ये देखो देखो, इनके अलावा ये लोग भी संस्थान निर्माण के सहयोग में थे। ऐसे क्या देख रहे हो? संस्थान के छात्रों की दिनचर्या का ये भी एक पार्ट है कि यहाँ डेली सायंकालीन आरती होती है। पर ये तो शाम के भोजन का टाइम था ना। वो हो गया, तुम काम में व्यस्त थी, उसी वक्त हो गया कि यहाँ रात्रि भोज नहीं होता। संस्थान, क्या हम भी आरती में चल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें लेने ही तो आया हूं मैं। चलो।
सायंकालीन आरती के पश्चात आमनाय पाठ की परंपरा है। उसके बाद फिर छात्र कक्षाओं में पढ़ते हैं। संस्कृत भाषा के अध्ययन के साथ साथ धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता है। उनमें प्रारंभिक स्तर पर जो विद्यार्थी हैं उन्हें सिद्धांत प्रवेशिका और छैडाला का, और उसके बाद रत्नगंज श्रावकाचार इष्टोपदेश का अध्ययन कराया जाता है। और जो आगे स्नातक स्तर की कक्षाएं हैं उनमें तत्वार्थ सूत्र, सर्वार्थ सिद्धि और न्याय के ग्रंथों में मुख्य रूप से परीक्षामुख और प्रमेय रत्नमाला का अध्ययन कराते हैं, तथा जिज्ञासा समाधान के अंतर्गत जो जिज्ञासाएं पूर्व में आई हैं और उनके जो समाधान यहाँ से किए गए, उन विद्यार्थियों को उन जिज्ञासा समाधान का भी अभ्यास कराया जाता है, ताकि समाज में अगर कोई जिज्ञासा धार्मिक उत्पन्न हो तो हमारे छात्र उसका भी समाधान कर सकें। इसलिए इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं और इस प्रकार ये निरंतर चलता रहता है। अब मैं चलता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तो जान लिया कि मेरे संस्थान के छात्रावास में बच्चों का एक दिन कैसा गुजरता है। जी। इसके अलावा भी मैं कई काम करता हूं, पर वो चर्चा कल सुबह। अभी तुम भी सो जाओ। और तुम? मैं तो जागूंगा, मुझे तो जागना ही है। तभी तो यहां से निरंतर संस्कारवान श्रावक निकलेंगे। मैं सो जाऊंगा तो कैसे काम चलेगा। आप लोग सो जाइए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। शुभ रात्रि। रोको रोको रोको। क्या हुआ? रोको। क्या हुआ? हुआ क्या? तुम्हें पता है संस्थान ने कल हमें क्या कहा था कि वो और भी काम करता है? हाँ तो हमने उससे जाना ही नहीं कि वो और क्या क्या एक्टिविटीज करता है। मैडम आप सो रही थी और रात में संस्थान ने मुझे सब कुछ बता दिया था। अच्छा। आओ बैठो बताता हूँ। देखो इसमें ये मेरे यहां होने वाले साप्ताहिक प्रोग्राम है। ये संगोष्ठी है जो मेरे यहां समय समय पर होती रहती है। ये वाद विवाद कंपटीशन है और ये कल्चरल प्रोग्राम। एक बात बता दूं, ये इमारत, ये संस्थान यानी कि मैं कुछ लोगों का संस्थान नहीं हूं। मुझे पूरे भारतवर्ष के सभी आचार्यों का, उपाध्यायों का, साधुओं का, माताजी और आर्यिकाओं का आशीर्वाद प्राप्त है। तभी तो मैं इतने आत्मविश्वास से कार्य कर पाता हूं। मेरे यहां जो भी नया विद्यार्थी प्रवेश के लिए आता है, मैं बाहें पसार कर उसे अपने आगोश में ले लेता हूं। और जब वो मेरे परिसर में पढ़कर सीख कर धर्म की पालना करने लगता है, मुनिव्रत धर्म को समझ लेता है, अनेकांतवाद को आत्मसात कर लेता है, तब मैं उसे छोड़ देता हूं समाज में और कहता हूं कि जा और फैला मुनिव्रत धर्म का प्रकाश। जा, बता लोगों को श्रमण संस्कृति का महत्व, जला अनेकांतवाद की मशाल। और वो चल देता है। समाज में जहां जहां उसे बुलाया जाता है वहां अपनी बात कहने। ठीक इसी तरह हमारी भी स्थिति है कि हम अपने पूरे जीवन को, और ऐसा इसलिए होता है कि मेरे यहां पढ़ने वाले हर बालक के विद्वत निर्माण में यहां की लौकिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा के साथ साथ पूज्य गुरुदेव निर्यापक मुनि पुंगव संत श्री 108 सुधा सागर जी महाराज का ही हाथ होता है।
पूज्य गुरुदेव स्वयं अपनी साधना से समय निकालकर समाज के कल्याण के लिए और धर्म की प्रभावना के लिए ऐसे विद्वान तैयार करने के लिए समय सार आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं। मेरा उद्देश्य ही मुनि व्रत की मशाल को संपूर्ण विश्व में जलाना है। छात्रों को प्रवेश कराने के साथ ही मुनि महाराज का सानिध्य, उद्बोधन और बौद्धिक ज्ञान मिलने लग जाता है। तभी तो वो ऐसे वक्ता बनते कि जहां जाते हैं छा जाते हैं। मेरी और भी गतिविधियां हैं। ये है, ये है, ये है और ये भी है। मेरे माध्यम से 2017-18 में बालिकाओं हेतु एक अनूठा काम हुआ। इस बालिका छात्रावास के रूप में जहां युवा लड़कियों को सुरक्षित और सुसंस्कृत करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के आशीर्वाद से एवं परम पूज्य सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा से श्रीमती शीला टोडिया की देखरेख में एक बालिका छात्रावास चलाया जा रहा है। 2017 किशनगढ़ चतुर्मास में एक महत्वपूर्ण भूमिका बनी और बालिका छात्रावास का प्रादुर्भाव हुआ। आज देखा जा रहा है कि हमारे समाज की बालिकाएं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के चक्कर में अन्य जाति के बालकों की ओर आकर्षित हो रही है। इन सबको मद्देनजर रखते हुए हमारा कर्तव्य बना कि हम इनको सुसंस्कारित करें। इसी के तहत मुनि पुंगव से सुधा सागर जी मुनिराज ने एक ऐसा आशीर्वाद दिया और सांगानेर में एक ऐसा स्थान स्थापित किया कि जहां पर ब्राह्मी सुंदरी नारियों की तरह हमारी बालिकाएं तैयार की जा रही है। हम देख रहे हैं कि हमारी बालिकाएं हर क्षेत्र में कार्य कर रही है, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे वो पाक कला हो, संगीत का क्षेत्र हो, नाट्य कला हो, सभी में वह बहुत रुचि से भाग ले रही है। हम चाहते हैं कि इन बालिकाओं को हम कंप्यूटर में भी बहुत आगे तक शिक्षा दें और इनके जीवन को बहुत आगे तक बढ़े ऐसा संस्कारित करें। हमारी बालिकाएं इसी तरीके से अपने जीवन के साथ साथ अन्य लोगों को भी संस्कारित करेगी, ऐसी हमारी भावना है। ये बरगद देख रहे हैं आप? कभी ये एक छोटा पौधा हुआ करता था, मगर आज एक विशाल पेड़ है। इसकी शाखाएं देखिए कहां कहां फैल गई हैं। मैं भी निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की कृपा से और इस संस्थान के लिए अपना जीवन झोंकने वालों की अथक मेहनत और हिम्मत से आज एक बरगद जैसा ही हो गया हूं। मेरी भी शाखाएं बहुत जगह फैल गई हैं। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूं कि तुम इतना कैसे बदल गए एक दिन में। सब संगत का असर है। एक दिन में संस्थान में रहकर ऐसी हो गई। एक दिन में इतना अंतर कि फास्ट फूड नहीं खाया, कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, यहाँ तक कि चाय कॉफी भी नहीं पी। मुझे उस वक्ता की बातों ने बहुत इम्प्रेस किया। विद्वान समाज का दर्पण होता है। दर्पण यदि धुंधला होगा तो उसमें दिखने वाले पदार्थ भी धुंधले नजर आएंगे। इसी तरह हम विद्वानों का आचरण यदि खराब होगा तो समाज में प्रभावना नहीं बल्कि अप्रभावना होगी। इसलिए हम विद्वानों को कम से कम इन 6 नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए। वे 6 नियम हैं। सबसे पहले रात्रि भोजन का त्याग, दूसरा नित्य प्रतिदिन देव दर्शन, तीसरा बिना छने पानी का त्याग, चौथा अष्टमूल गुणों का पालन, पांचवा है आलू प्याज आदि जमीकंद का त्याग और छठवा है बाजार अथवा होटल से बनी हुई वस्तुओं का त्याग। इसके अलावा और जो बाजार में आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं और भी फास्ट फूड खाते हैं, उन सब में बहुत हिंसा होती है। अतः उन पदार्थों का भी हमें त्याग करना चाहिए। जय जिनेंद्र। तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक नहीं पी तुमने आज? जी हाँ, सोसाइटी में भले प्रभावना ना हो पर अप्रभावना नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। गौरव,
एक दिन इस संस्थान में रह के मुझ में इतना बदलाव आ गया। जो बच्चे यहाँ 5 साल से रह रहे हैं उनमें कितना बदलाव आया होगा ना। तभी तो इस संस्थान ने 25 वर्षों में इतनी सारी उपलब्धियां हासिल की है। तुम सुनोगे ना तो शाम हो जाएगी। अच्छा, चलो बैठो। सुनो, संस्थान ने मुझे बताया था कि इन 25 वर्षों में मेरे यहां से अध्ययन करके लगभग 750 विद्वान तैयार हुए, जो आज देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आज संपूर्ण भारत में 10वीं उत्तीर्ण छात्र ये इंतजार करते हैं कि कब प्रवेश वाला शिविर हो और हम संस्थान की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हों। यहां अध्ययन प्राप्त कोई भी युवा बेरोजगार नहीं है। अधिकांश विद्वान निजी व्यवसाय और सरकारी सेवा में संलग्न है। संस्थान जानता है कि संस्कारों की जननी पाठशालाएं ही होती हैं। इसीलिए श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के अंतर्गत अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन परीक्षा बोर्ड संचालित है, जिसके द्वारा लगभग 650 पाठशालाएं निरंतर संचालित होती हैं। हर वर्ष मेरे द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश में 300 से 400 शिविरों का आयोजन किया जाता है और खुशी की बात है कि मेरे यानी संस्थान के इस रजत जयंती वर्ष में मनाए जा रहे समारोह में इन शिविरों की संख्या 1200 शिविरों तक पहुंच गई। 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम के अंतर्गत घर बैठे स्वाध्याय की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। विदेश के लोगों को भी इसका लाभ मिल सके, इसके लिए ऑनलाइन कक्षाएं भी संचालित की गई। छात्रावास में अभी लगभग 230 से 250 छात्र रह रहे हैं। छात्रावास में अध्यापकों के रहने की भी उत्तम व्यवस्था है। हर साल दिल्ली, राजस्थान, असम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे लगभग 400 स्थानों पर संस्थान से विद्वान भेजे जा रहे हैं और इसका प्रसार विदेशों तक हो गया है। मुझे याद आ रहा है कि एक बार ही नहीं कई बार अपनी वाणी से मुनि महाराज ने कहा है, आज मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ क्षेत्र मेरे आशीर्वाद से निमित्त से बने उनको एक तरफ रख दीजिए। सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर। जय हो। सारे तीर्थ तो हैं, बनते रहे, लेकिन संस्थान एक ऐसी जीवंत श्रमण संस्कृति को आगाज करने वाली संस्था है। हम कहाँ जा पाएंगे, और कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ साधु पहुँच भी नहीं पाता। वहां जाकर के श्रमण संस्थान के बच्चे आज लगभग 1000 से ऊपर बच्चे सारे भारत में जहां भी हैं वहां अपनी श्रमण संस्कृति का शंखनाद कर रहा है, अपनी पहचान बना रहा है। एक छोटे से गांव में है तो भी वहां उसने अपनी पहचान बना ली। वहां आज जो श्रमण संस्कृति विरोधी संस्थाएं हैं, श्रमण संस्कृति विरोधी तत्व हैं, जहां श्रमण संस्कृति संस्थान का छात्र पहुंच जाता है वहां वो थर थर कांपने लग जाते हैं। श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को संस्कारित करना तथा उनके जीवन का निर्माण करना इस संस्थान का एकमात्र उद्देश्य है। हमारे स्नातक इस संस्थान के आधार स्तंभ हैं। संस्थान के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हमारी कमेटी बड़े उमंग और उत्साह के साथ आप श्रेष्ठियों के सहयोग से रजत गौरव महोत्सव का आयोजन कर रही है, जिसके अंतर्गत 1200 से ज़्यादा शिविरों का पूरे भारतवर्ष में आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत हजारों छात्र छात्राओं को संस्कारित किया गया। हमारे गुरुवर चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष के दिगंबर जैन मंदिरों में पाठशालाएं चलाई जाए तथा जितने भी साधर्मी भाई बहन हैं वो हमारे संस्थान के 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के साथ जुड़े, जिनसे उनका बौद्धिक विकास हो। यह संस्थान विश्व के सभी दिगंबर जैन साधर्मी भाई बहनों का है। आचार्य श्री के आशीर्वाद से तथा मुनि पुंगव सुधा सागर जी के प्रेरणा से 25 साल पहले उदित हुआ यह श्रमण संस्कृति संस्थान युगों युगों तक श्रमण संस्कृति की रक्षा हेतु तथा जिन धर्म के प्रसार प्रचार हेतु अपना कर्तव्य निभाता रहेगा। यदि आप रहने की और भोजन की 2 व्यवस्थाएं सारी समाज करती रही तो एक संस्थान एक दिन भारत के हर जैनी के घर में एक पंडित मिलेगा। गांव में नहीं कहा, जिले में नहीं कहा, प्रांत में नहीं कहा। यदि आप आगे आते गए
तो एक दिन पूरे गांव में नहीं, हर घर में एक पंडित होगा। और यदि बालिका विद्यालय तुमने चला दिया तो हर घर में एक बहू पंडितानी होगी। एक बच्ची सुधरती है, 3 पीढ़ियां सुधरती है, वो खुद सुधरेगी, उसका बेटा भी सुधरेगा, उसकी बेटी भी सुधरेगी, और 3 पीढ़ी तक वो संस्कार बना रहता है। ये लोग सब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन अभी उतना किमिक्षित वरदान नहीं मिला है, किमिक्षित दान नहीं बना है। मेरा एक सोच है, आज मुझसे आशीर्वाद चाहते हो तो सारे भारत के लिए एक सोच है कि बस श्रमण संस्कृति संस्थान के दरवाजे आया हुआ कोई बालक और बालिका वापस नहीं लौटना चाहिए। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन का रात्रि का जागरण मेरा सफल हो जाएगा। जय हो। उस दिन पूरी रात्रि का जागरण, उस दिन की गर्मी अभी भी चढ़ी है, अभी भी चढ़ी है, देखो आ गई ना गर्मी। और उस दिन मेरी गर्मी शांत हो जाएगी जिस दिन ये आएगा कि संस्थान के दरवाजे जो बालक बालिका सुधरने जाता है, संसार उसका स्वागत करके 5 साल को बच्चे को अपनी गोदी में उठा लेता है। मैंने सारी समाज को आगाह किया है कि श्रमण संस्कृति संस्थान एक वो संस्था तुम्हें मिली है, तुम रहने की वो बच्चों की खाने की व्यवस्था करते जाओ, मैं इतने बच्चे तैयार कर दूंगा कि तुम्हें लगेगा कि पंचम काल है कि चौथा काल। संस्थान ने बात तो सही कही थी। ऐसे संस्थान को कुछ दान करना हमें भी 4-4 दान का फल देगा। तो क्या कहती हो फिर, घुमाऊं गाड़ी? पूछने की जरूरत है? मेरी कहानी सुनकर इनके मन में तो आ गया कि मुझे कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। मैं तो अपनी गति से चल रहा हूं, चलता रहूंगा, छात्रों को बुलाता रहूंगा और उन्हें मुनि व्रत धर्म की पालना और प्रभावना करना सिखाकर विद्वान बनाता रहूंगा। यही सहयोग, यही शक्ति, यही साथ मुझे आगे भी मिलता रहे तो 50 साल होने तक उससे सैकड़ों गुना, 1000 गुना विद्वान यहां के दरवाजे से निकलेंगे। लीजिए, वो दोनों तो मुझे कुछ ना कुछ देने आ गए। तब तक आप मेरी प्रथम, वर्तमान एवं संत श्री सुधासागर बालिका महाविद्यालय व छात्रावास की कार्यकारिणी को भी जान लीजिए। गुरु विद्या सुधा का मिला वरदान, जयपुर में जैन श्रमण संस्थान, जिन श्रेष्ठियों का मिला श्रेष्ठ दान, ना भुला सके उनका योगदान। शुभ द्रव्य दान ज्ञान दान से, ज्ञान तीर्थ का हुआ है ये निर्माण, जिन धर्म की रक्षा निमित्त से भवन बना ये कितना आलीशान। चलो मेरे परिसर में पढ़ने वाले फ्यूचर के विद्वानों, हाथ हिला के विदा तो करो मेरी और तुम्हारी कहानी सुनने वाले इन 2 मेहमानों को। आते रहना मेरे संस्थान में, और मैंने जो अपनी कहानी सुनाई है तो सबको सुनाना। सुनाओगे ना? तुम करोगे जैन धर्म पर, जब सुनाऊंगा मैं दास्तान।